नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य से पूछे जाने वाले सवालों की, और खास करके एनटीए द्वारा आयोजित नेट और जीआरएफ के सवालों को हम देखेंगे और उन सवालों को आप किस तरह बना सकते हैं। पीछे जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये सब हमारे सफल छात्र हैं जो आज किसी न किसी मुकाम पे है। कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई टीचर है। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग पोस्टेड है। तो मुझे लगा कि इनको भी दिखाना चाहिए आपको। तो इसको देख सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य के सवालों को आखिर बनाया किस तरह जाए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि अब जो नेट और जीआरएफ में सवाल पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव के बजाय आलोचनात्मक सवाल पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो जब तक आप संपूर्ण साहित्य को समझ के नहीं बनेंगे, पढ़ेंगे, तब तक सवाल को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य का फिर से नया बैच शुरू हो चुका है। हम 8 से 10 क्लास फ्री भी देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। अगर आपको लगे कि हमें भी एक बार क्लास लेके देखना चाहिए कि हमारा साहित्य का क्लास किस प्रकार होता है, तो आप जरूर जुड़ सकेंगे, जुड़िए। दूसरी बात, हमारे पास जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका जो भी क्लास का एक्सपीरियंस है, हम किस तरह पढ़ाते हैं, जरूर आप कमेंट करें, शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। और जो नए छात्र है, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। अब आते हैं हम सवाल पे। जो हिंदी साहित्य के जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल का स्टैंडर्ड क्या है, उसी को हम देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि सवाल आप 80-90% नहीं बना रहे हैं, तो जीआरएफ होना या अदर एग्जाम को पास करना बड़े ही मुश्किल है कंपटीशन के दौर में। तो कुछ सवालों को हम देखेंगे और किस तरह से उस सवालों को हम बना सकते हैं। वो आपके स्क्रीन पे सवाल आएगा, उस सवालों को मैं आसान भाषा में सिंपल कोडिंग के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। जैसा कि सवाल आप देख रहे हैं, पहला ही सवाल स्थापना और तर्क का मेरे पास है। पिछले क्लास में इससे पहले के कुछ सवालों को हमने लिया था। यहाँ पर जो स्थापना है, और यहाँ देखिए असर्शन ए है और रीजन बी है। अभिकथन है, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। देखिए पहला ही जो लाइन है यहाँ पे, बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। और इस लाइन को हम समझ के बनाइए। जब भी स्थापना और तर्क के लगभग 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने साहित्य को पढ़ा होगा तो कल्पना सिद्धांत कॉलरिज ने दिया था। और कॉलरिज के जब आप कल्पना पढ़ेंगे, और वैसे भी कल्पना को अगर आप देखेंगे, कल्पना को एक काव्य काव्य के लिए कल्पना का होना बहुत जरूरी है। बिना कल्पना किए आप काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो कल्पना काव्य का एक अनिवार्य साधन है। सामान्य कथन जब भी होता है तो वो प्रायः सही होता है, मतलब ये भी सही है। दूसरा कहता है क्योंकि कल्पना काव्य का साध्य है। दोस्तों, कल्पना साध्य नहीं है, साध्य लक्ष्य होता है, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। यहां पर अगर होता है कि कल्पना काव्य का साधन है, तो फिर यह सही हो जाता। लेकिन यहां पर लिख दिया है कि कल्पना काव्य में, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, बिल्कुल गलत है। वो एक साधन है। देखिए यहाँ छोटी छोटी पॉइंट्स को देके आपको गलत करवा देता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। कल्पना क्योंकि काव्य में साध्य नहीं है, साधन है। बिल्कुल इसको आसानी से आप बना सकते थे और समझ सकते थे। इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा, ए सही होगा और आर गलत होगा। इतना 5 सेकंड में सवाल को आप बना सकते थे। अगर आपको साहित्य पे समझ है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो वो इवनिंग बैच में पूछे गए क्वेश्चंस हैं,
उसी क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछे थे। अब देखिए सवाल पूछा है घनानंद। देखिए रीति मुक्त कविता, ये रीति काल से पूछा गया सवाल है। देखिए फिर है कि घनानंद की कविता की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहले तो अब घनानंद किस प्रकार के कवि हैं इसे भी समझना होगा। तो हमने क्लास में भी आपको पढ़ाया था, या वैसे भी आप जानते होंगे कि रीति मुक्त कवि में हमने कोडिंग एक बताया था, आलम घनबोध ठाकुर द्विज, ये रीति मुक्त कवि है। दोस्तों जब रीति मुक्त कवि की बात करते हैं तो सामान्य रीतिकालीन विशेषता से ये अलग हो जाता है। रीति मुक्त कवि की जो विशेषता है, भाषा में लाक्षणिकता होती है, भाषा में लक्षणता होता है, स्वतंत्र भाषाओं का प्रवाह होता है, उक्ति वैचित्र भी इसमें होगा, उक्ति विस्त्र होता है, भाषा की व्यंजकता होती है। अब कहता है संध्या भाषा, संध्या भाषा ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अभी ही आदिकाल आपने पढ़ा है, संध्या भाषा का प्रयोग जो है आदिकालीन कवि करते थे। उसमें भी जो सिद्ध और नाथ साहित्य में, खास करके सिद्ध साहित्य में संध्या भाषा का प्रयोग होता था। तो आप पहला ही ऑप्शन डी देख के इसे गलत कर सकते थे कि इसमें संध्या भाषा नहीं होगा, इसमें संध्या भाषा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि ये जो स्टेटमेंट जो नेक्स्ट पूछा गया है बहुत फेमस है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुई दुई पै पिबत बतूखी। ये बड़ा फेमस लाइन है, अखिया हरि दर्शन को भूखी। इसमें जो पूछा गया है, सिंपल पूछा है, पिबत बतूखी। बतूखी क्या होता है आपने पढ़ा होगा। बतूखी का संदर्भ यहाँ जो लिया गया है, बतूखी का अर्थ क्या है तो ये समझिएगा। तो देखिए अब इसको हम एक समान अर्थ में मान लिया, इससे आपको नहीं आता है तो कैसे बना सकते हैं। देखिए बतूखी यहाँ अखिया हरी दर, साग सब्जी तो होगा नहीं, कि उस समय साग सब्जी टर्म यूज ही नहीं होता था, ये नहीं होगा, काट देंगे। अब दिखाओ दुह पिय पीबत बबधुकी, तो यहाँ यहाँ पीबत बत्तू, यहाँ बत्तूखी है, तो बत्तूखी कोई पेय पदार्थ नहीं हो सकता, इस संदर्भ में भी आएगा। पकवान, पकवान ये भी नहीं हो सकता है। तो होगा क्या, तो एक बच गया पत्ते का दोना, पत्ते का दोना, अखिया हरि दर्शन को भूमि, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुय दुय पियत दुय पै पिबत बतूखी। तो ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल में हमें कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी आपसे सवाल आसानी से बनेगा। आगे के सवालों को हम देखते हैं। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट सवाल है आईडी नंबर 115, कहता है कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबरी जित खींचे तित जाओ। अब देखिए यहां पर दास्य भक्ति की बात की गई है। यहां पे कबीर की ये लाइन है, इसमें कबीर ने दास्य भक्ति की बात की है। कबीर कूता राम का, कि जिस तरह से कुत्ता जो अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है, उसी तरह मैं भी हूं, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबरी, यानी भगवान जिस तरह खींचते हैं उसी तरह हम चले जाते हैं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता को व्यक्त की गई है, ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते थे। यहां देखो दीनता नहीं है, कुंठा नहीं है, मान नहीं है, आत्मसमर्पण। यहां पे सबसे नजदीक का आंसर यही होगा, आत्मसमर्पण। अब कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि जब हम किसी के पीछे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब वो जिधर हमें ले जाता है हम उधर ही जाते हैं। मान के भाव में किसी के पीछे नहीं चलेंगे, दीनता के भाव में भी संभव नहीं है, कुंठा के भाव। जब हम आत्म समर्पित हो जाते हैं तभी हम किसी के पीछे आगे पीछे चलना शुरू करते हैं। उसी संदर्भ में ये बात कही गई है, कबीर कूथा राम का मुतिया मेरा नाव, नाव गले राम की जेबरी जित खींचे तित जाओ। ऐसे सवाल पूछे जाते, बहुत फेमस सवाल है दोस्तों।
ये है मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल संकृत्यायन के निबंध हमने पढ़ा था, उसके फेमत जो संस्मरण है मेरी तिब्बत यात्रा है। अब इस तिब्बत यात्रा की क्या विशेषता है, पूरा हमने क्लास में भी तिब्बत यात्रा हमने आपको पढ़ाया था, आप सबको तिब्बत यात्रा के बारे में। तो कहता है कि इस तिब्बत यात्रा की क्या विशेषता है, दो ही विशेषता है, ऑप्शन देख के चलेंगे। पहला है ये भाव परक है, चलो। चिंतन प्रधान है, ये निबंध नहीं है, संस्मरण है। तो जब आप तिब्बत यात्रा पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें शब्दों का प्रयोग जो है वो संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण है। जब आप तिब्बत यात्रा पढ़ेंगे तो वो संस्कृत निष्ठ है शब्द। तो हम देखेंगे बी किस किस में है, तो बी ऑप्शन आपको पहला और दूसरा में है। तो आंसर जो होगा या तो पहला होगा या दूसरा होगा। दूसरा हम देखते हैं कि युग विशेष का आभास देने वाली, बिल्कुल है, एक युग विशेष की बातें की गई है कि जब जब कहा जाता है कि उस समय के दौर में जब आजादी नहीं मिली थी, अंग्रेजों का दौर था, तो तिब्बत यात्रा जो है करना बड़ा ही मुश्किल होता था। युग विशेष की चर्चा आभास देने वाली है। और कहता था इसमें बताया गया है कि मतलब कि उन्हें भी जाने को नहीं, लेखक को भी नहीं तिब्बत जाने दे रहा था। तो वो किसी तरह से एक अलग वेश धारण करके नेपाल के रास्ते गए थे। तो उसी चीज का मतलब उस समय के युग विशेष को भी इसमें बताया गया है। मतलब सी भी हमारा सही है, पहला बी सही है और दूसरा सी सही है। चूंकि दो ही चारों ऑप्शन में है तो फिर आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें ये दो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही लग रहे हैं कि संस्कृत निष्ठ है, हमने पढ़ा है, युग विशेष का आभास देने वाली ही ये भी है। और चूंकि दो का ही चयन करना है तो दो सबसे नजदीक है, और जब दो सबसे नजदीक है तो इन्हीं दोनों को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा सवाल बन जाएगा, यानी कि आंसर इसका बी और सी होगा। आंसर बी और सी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। ये तो बड़ा इजी है क्वेश्चन, मिलाने वाला है, इतना मैंने याद करवाया है, ये तो 1 सेकंड में बनना चाहिए। लहना सिंह, लहना सिंह पात्र है, बड़ा नायक है लहना सिंह। वह उसने कहा था, सुनो, गुलेरी जी का कहानी है, उसने कहा था 1914 15 की कहानी है, 15 की। इसमें प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है, लहना सिंह नायक है। और कितना मजेदार कहानी है, आपने पढ़ा है तो इस पे ज्यादा हम ध्यान आगे बढ़ेंगे। और जो है देखिए पहला हमें याद है, तो अब एक से ही आपके आंसर बन जाएंगे, इसे सवाल में टाइम नहीं लगता है। हमें नीचे देखना है, पहला एक का क्या है चौथा, और ऊपर देखिए किसी में चौथा नहीं, बल मतलब है कि यही आंसर होगा, मतलब कि चौथा नंबर आंसर होगा। अब लतिका आपको पता है परिंदे का है, लतिका जो है, लतिका जो है वार्डन होती है, लतिका पढ़े हैं, तो वो बी का हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा, दूसरा परिंदे हो जाएगा। और शामनाथ आपने पढ़ा है, फेमस है, चीफ के दावत के पात्र हैं शामनाथ। इसी तरह से पीर वक्ष पढ़े हैं, पर्दा कहानी के पात्र है पीर वक्ष, बस बन गया। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी आपको आ रहा है मिलाने के लिए तब भी मिलान वाले सवाल पूछेंगे, बहुत आसान पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए ये सवाल फिर आया, मैं बार बार जब भी मार्क्सवाद पढ़ता हूं हर साल मार्क्सिज्म पे एक सवाल पूछा जाता है। इसीलिए हम मार्क्स को बड़े दिल से समझते हैं, बड़े ही अंदर जाके समझते हैं। हर एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, किसी तरह का एग्जाम हो, मार्क्स से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। मार्क्स, क्योंकि जो पूरा हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवाद सेक्शन आता है छायावाद के बाद, पूरा प्रगतिवाद मार्क्स के थॉट पर ही आधारित है। इसीलिए मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। इस बार दिसंबर में भी मार्क्स का सवाल पूछा है। अब देखो कि पहला लाइन है, मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। बिल्कुल सही है कि मार्क्स जो है पूरी अर्थ, पूरी जो है हर चीज का, वो साहित्य का आधार भी अर्थव्यवस्था को मानता है।
साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को बनता है। मार्क्स मानता है कि समाज में दो ही वर्ग है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषित वर्ग में सर्वहारा आता है, शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग है जो शोषण करता है। अब देखिए कि क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की कल्पना असंभव है। अब देखिए यहां पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की कल्पना असंभव है। यह सिर्फ मार्क्सवादियों के लिए है, लेकिन आप यहां इस संदर्भ में दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब कहोगे सर क्यों गलत हो जाएगा? कहता है कि ऊपर कह रहा है कि श्रम प्रधान है, प्रधान कारण मानता है, और क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की कल्पना, यानी कि श्रम के बगैर आप साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हो। अगर कहता है कि अगर इसको सामान्य परिस्थिति में बोलता तो सही हो सकता है। ये सीधा कह रहा है कि श्रम के बगैर साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। हम श्रम के बगैर भी साहित्य की कल्पना करते हैं। ये तो श्रम को आधार बना है मार्क्सवादियों ने, उसके अलावे भी हम साहित्य की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और क्लास में चूंकि अभी इसको पूरे डेप्थ में समझाना श्रम की परिकल्पना को संभव नहीं है, इसको हम क्लास में, रीतिकाल के क्लास में जरूर समझाएंगे। अभी इसको समझिए। नेक्स्ट सवाल है बड़े मजेदार, फिर मिलाने वाला सवाल है। देखिए ये सब जो है, मैं रीतिकाल जब भी मैं पढ़ाता हूं तो भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, और भारतीय काव्य शास्त्र में हम राजशेखर को भी पढ़ते हैं, भट्ट नायक को पढ़ते हैं, विश्वनाथ को पढ़ते हैं, और अभिनव गुप्त की पढ़ते हैं। तो एक तरफ मतलब रचनाकार दिया गया है, उसकी दूसरी तरफ रचना दिया गया है। तो आपने देखा है राजशेखर है, राजशेखर की रचना है हृदय दर्पण, बड़ा फेमस रचना है। अगर मान लिया नहीं भी याद है तब भी आपसे सवाल आपसे अभी बनेगा। ठीक है, भट्ट नायक, देखिए भट्ट नायक की रचना है, चलो ये भी नहीं याद है, मान लिया आपको नहीं याद। विश्वनाथ का तो याद है साहित्य दर्पण, यानी दर्पण में मुख देख के विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं, कोडिंग भी हमने कराया। सी का पहला है। अब ऑप्शन में देखते हैं किस किस में सी का पहला है। तो देखिए सी का पहला एक ही ऑप्शन में है, बी में। सी का पहला एक ही ऑप्शन में है, बी में, आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। तो मतलब सीधा सा होगा, दूसरा होगा। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर राजशेखर की रचना हृदय दर्पण नहीं याद है, भट्टनायक की रचना जो है काव्य मीमांसा नहीं याद है, कोई बात नहीं। अभिनव गुप्त की रचना भी अभिनव भारती नहीं याद है, कोई बात नहीं। एक भी से आपका जो है मिलाने वाला सवाल बन सकता है, लेकिन आपको सबको याद रहना चाहिए। तो ये ट्रिक है बनाने का, जिसे आप आसानी से सवालों को बना करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है, अंधेर नगरी से सवाल है। भारतेंदु के जो फेमस काव्य नाटक है अंधेर नगरी, उन्हीं से लिया गया है। कहता है जहां न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहू न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी, कहता है अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया। छोटी सी पुस्तक है अंधेर नगरी, 30-35 पेज का, जरूर पढ़िए। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये गुरुजी कहता है कि जहां ना धर्म है, ना बुद्धि, ना रीति है, वहां जाना भी नहीं चाहिए। और ते ऐसे ही आपहू न से जैसे चौपट, जैसे चौपट राजा का अपने आप नाश हो गया है, वैसे ही उस राज्य का भी नाश हो जाता है जहां ना धर्म है, ना बुद्धि है, ना नीति है। तो ऐसे समाज में हमें नहीं जाना चाहिए। ये गुरु का कथन है। ये किसका कथन है? गुरु का कथन है। तो अंधेर नगरी एक बार जरूर पढ़िए। जितने भी नाटक हैं उसको एक बार पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और ये बहुत ही इजी सवाल नेट में पूछे गए थे। देखिए फिर पूछा गया है स्टेटमेंट मिलाने वाले। मैंने कहा कि मिलाने वाले में अगर आपको ट्रिक पता है तो आप आसानी से सवाल बता सकते हैं। जैसे हमने कोडिंग में बताया था, कुछ पते कुछ चिट्ठियां,
रघुवीर सहाय की है। हम देखेंगे कि पहला का चौथा किस में है, एक में ही है पहला का चौथा, हम आंसर जान गए, पहला ऑप्शन होगा। हमने रघुवीर सहाय की कोडिंग करवाया था जब हमने काव्य सेक्शन करवाया था, आपको पता होगा कि रघुवीर सहाय की क्या कोडिंग करवाया, थोड़ा दिमाग में ला लीजिए। वैसे कुछ पते कुछ चिट्ठियां आपको याद ही है। नेक्स्ट है आत्मा की आंखें, दिनकर की लाइन है, आत्मा की आंखों को देखते हैं और कहते हैं ना, हमने दिनकर की भी कोडिंग करवाया है कि प्रभांग रेणुका, जो है रेणुका भांग खा लेती है, हुंकार मारती है, हुंकार मान मार के वो समधिन बापू को फोन लगाते, इतिहास की आंसू रोते, अंतिम में कहे थे कि आत्मा की आंखों से देखते हुए कहते हैं हारे को हरि नाम। चुका भी नहीं हूं मैं, बहुत इजी है, शमशेर बहादुर सिंह का है। और कुकुरमुत्ता तो पता ही है निराला की है। इतने इजी सवाल थे, अगर थोड़ा सा एक्शन में होते तो बिल्कुल सही होना चाहिए, पहला इसका सही होगा। अब देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर खंड में क्या प्रतिपादित किया दोस्तों। सिलेबस में उत्तर कांड लगा हुआ है, रामचरितमानस का जो है उत्तरकांड लगा हुआ है, और उत्तरकांड हम लोग पढ़ते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तरकांड। तो पहला देखिए कि उत्तरकांड में जो शुरू ही होता है, अगर आपने उत्तरकांड पढ़ा होगा, तो भगवान राम जो है लंका से आने वाले होते हैं, और जो भरत है वो भगवान राम का इंतजार कर रहे होते हैं, 14 वर्ष पूरा होने को है। उन्हें लगता है कि हमने ही गलती किया, इसीलिए प्रभु राम ने हमें सजा के तौर में हमें नहीं मिल पा रहा है। तो भरत मिलाप की चर्चा जो है शुरू में ही उत्तर रामचरित में होता है। तो यहाँ पे क्या है उत्तर रामचरित्र में, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और अशुफलदायिनी है, अशुफलदायिनी है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य है और सुफलदायिनी है, बिल्कुल सही होगा। इसको जब पढ़ेंगे तो इनका एक मर्म आपको समझ के आएगा कि जो भरत का जो भक्ति का जो समर्पण था, वो कहीं ना कहीं समर्पण ज्ञान से अधिकता को दिखाता था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कलयुग में असंगतों की संगति लाभदायक होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसका तो विरोध ही कहा गया है। अपने भाई से राम पूरा उत्तर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो भाई कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति से ही आपका अच्छा हो सकता है। यहाँ कहता है और संगतों की संगति, यानी गलत लोगों की संगति कभी लाभदायक नहीं हो सकती। तो बी तो कभी होगा नहीं। जब बी नहीं होगा तो इसे भी काट सकते हैं कि पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया हमारे पास सी और डी ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि कहता है कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, ये नहीं होगा बिल्कुल। कहता है कलयुग में मनुष्य जो है इन सब चीजों का पालन नहीं करेंगे, इसीलिए तो इसका नाश होगा, कर्म धर्म का पालन कलयुग में नहीं करेंगे। पूरा उत्तर रामचरितमानस जरूर पढ़िए, तभी ये सवाल बनेंगे। कलयुग में लोभ और स्वार्थ के वशभूत होंगे, माता पिता और गुरु का अनादर करेंगे, बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई या मतलब ए और डी सही होगा। तो ऐसे सवाल को जब आप साहित्य को एक बार डेप्थ में पढ़ेंगे तो सवाल आसानी से पढ़े बनेंगे कि कलयुग में यही अति उत्तर रामचरितमानस में यही सब बताएंगे कि राम और भरत वार्तालाप बड़ा लंबा है। उसी वार्तालाप में कलयुग के बारे में भी भगवान राम जो है भरत से चर्चा करते हैं। तो उसी चर्चा को आधार बनाकर यहाँ पर ये सवाल पूछ दिया गया है। ये सवाल बनना चाहिए, डी आंसर होगा, बिल्कुल मेरे बच्चों ने भी सही बताया। अब कहता है भारतेंदु युग के प्रमुख प्रमुख निबंधकार है। अरे भैया बड़ा इजी सवाल है ये। भारतेंदु युग के प्रबंध निबंधकार कौन है? पदम सिंह शर्मा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अलग ही आते हैं। पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग में आ जाते हैं, इसलिए नहीं होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे कि पहला किस किस में नहीं है पहला आपको देख रहे हैं कि पहला जो है मतलब ए जो है ए पहला में है और चौथा में है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन बनाने का ये स्टाइल है। अब है काशीनाथ खत्री, और अभी हम काट देते हैं। राधाचरण गोस्वामी तो है ही, राधाचरण गोस्वामी तो है ही डी।
ये तो होना है, 100% है। हमने कोडिंग में भारतेंदु युग जो भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास पर कहा कि बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा ना ही जग का कल्याण होगा, अंबिका राधाचरण गोस्वामी भी, राधाचरण भी नाराज हो जाएंगे। तो राधाचरण गोस्वामी आ गया भारतेंदु युग के, तो पहला डी होगा। तो हम देखते हैं डी, तो दो वाला डी खत्म ही हो गया, एक वाला डी बचा है। एक वाला डी बचा है, तो रे भैया आंसर हमारा बन बच गया, तो यही आंसर होगा। अब नहीं भी आता है कोई बात नहीं, चलो हमें एक ही पता है ना, राधाचरण गोस्वामी मतलब भारतेंदु युग के है, तो है युग के, एक से ही हमारा सवाल बच गया। देख लिए डी किस में है। अब काशीनाथ खत्री तो होगा ही, काशीनाथ खत्री तो होगा ही। देखिए स्टाइल होता है, स्ट्रेटजी। एक तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए भारतेंदु युग के कौन कौन निबंधकार है। मान लिया आपको नहीं याद है, जब तब भी अगर आप क्लास लेते हो, हर दिन हमें सुनते हो, तो उस टेक्निक को सीख के भी आप सवाल को बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। फिर मिलाने वाला सवाल बहुत इजी सवाल है। मैं कह रहा कि जो मिलान वाले सवाल है ना, इस बार बहुत इजी सवाल पूछा था, ये बिल्कुल गलत नहीं नहीं होना चाहिए। एक से ही बन जा रहा है। लाला मदन दास आपको पता है परीक्षा गुरु के पात्र है, उपन्यास परीक्षा गुरु है उसके पात्र है। अब देख रहे हैं पहला का चौथा है, हम देखते हैं किस ऑप्शन में पहला का चौथा है, तीसरा, एक से ही आंसर बन गया। वैसे देख लेते हैं। राम किशन बाबू जो है महिला आंचल के पात्र है, महिला आंचल पूरा हमने पढ़ा है। मंगल जो है गोदान के पात्र है। जुबेर जो है झूठा सच के पात्र है। बस सवाल बन गया, एक से भी सवाल बन जा रहा है। तो आसान पूछा है इस बार, ऐसा नहीं कि इवनिंग शिफ्ट में बहुत आसान पूछा था। मॉर्निंग शिफ्ट देखेंगे वो थोड़ा टफ है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए पूछा है कॉलरीज की रचना ग्रंथ नहीं है। अब देखिए कि कॉलरीज का ग्रंथ नहीं है, मैं तो एक बार में ही बताऊंगा कि एलिजाबेथ एसेज नहीं है। क्यों नहीं है भैया? हमने हमने जो है एलिजा एसेज किसकी रचना है, हमने कोडिट किया था टीएस इलियट की रचना है। इलियट को कोडिंग कराया था कि ये इडियट व्यक्ति है। इडियट व्यक्ति जो है सेक्रेट वुड है, सेक्रेट रूप से एलिजाबेथ को लेटर लिखता है, तो वही एलिजाबेथ को लेटर लिखता है एलिजाबेथ एसेस। ये किसका है? तो ये रचना है इलियट का। तो ये पता हो गया। उसके बाद एक ही तो कह रहा कि चार में एक नहीं है, तो भैया ये तीनों होगा ही, द टेबल टॉक लेटर्स लेक्चर्स वन शेक्सपियर होगा ही। हमें दिन में दिमाग खराब नहीं करना है, हमें इजी वे में सवाल को बना करके निकल जाना है। फिर मिलाने वाला सवाल पूछा गया है, देखिए अंधेर नगरी, हमने कहा एक से ही बनेगा। अंधेर नगरी जो है प्रहसन है, आपको पता ही है अंधेर नगरी प्रहसन है, पहला का तीसरा। देखिए पहला का तीसरा चारों ऑप्शन में कहाँ है? पहला का तीसरा जो है चारों ऑप्शन में दूसरा है। पहला का तीसरा चारों ऑप्शन में दूसरा है, बस बन गया। दो का चौथा हो गया अंधा युग गीति नाट्य है, पता ही है। ध्रुव स्वामिनी जो है आपको दूसरा हो जाएगा, समस्या पूरी नाटक है ध्रुव स्वामिनी। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली में लिखा हुआ हबीब तनवीर की रचना है। तो ये सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। हमें तो लगता है इसे सवाल में 100 करना चाहिए, हमारे बच्चे करते भी है, 90 प्लस करके आए हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। आपने बकरी नाटक पढ़ा होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बहुत फेमस नाटक है बकरी, जिसके बारे में हमने क्लास के दौरान भी चर्चा की थी। तो बकरी नाटक में क्या है? यह स्वतंत्र हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता बाद का बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बकरी नाटक लिखा हुआ है। दूसरा कहता है इसका कथ बिखरा हुआ नहीं है, ठीक है, इसका कथ जो है बिखरा हुआ नहीं है। इसमें गीत साधारण कोटि के हैं, गीत तो है ही नहीं इसमें, ये नहीं होगा तुलसी। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो है इसका कथ बिखरा हुआ नहीं है, इसको इस पर थोड़ा कंफ्यूजन है तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें दो ही ऑप्शन सही मारना है। एक तो 100% पता है कि ये स्वतंत्रता के बाद लिखा गया नाटक व्यंग नाटक है, बिल्कुल सही है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा आंसर सीधे सीधे ए और डी वाले की तरफ चले जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे। और एक बार बकरी नाटक छोटा है इसलिए एक बार जरूर पढ़िए।
और क्लास में भी बकरी नाटक को हम करवाते हैं, तो उसको आप तैयार कीजिए, सवाल आसानी से बनेंगे। नेक्स्ट, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? इजी सवाल है। आकाश द्वीप में चंपा द्वीप आया है। आकाश द्वीप कहानी जयशंकर प्रसाद की फेमस कहानी है। इसमें चंपा द्वीप की चर्चा है, किस तरह जो नायिका चंपा है वो एक द्वीप पे जाकर के दीप जलाती है, अपने पिता को याद करती है, उसी की कहानी आकाश द्वीप में है। बहुत इजी कहानी था। बाणभट्ट के जब देखिए बड़ा फेमस लाइन है, ये सब बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत ही फेमस उपन्यासों में एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जैसा कि आप जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का भी हमने चर्चा किया, अभी भी हमारा बैच शुरू हुआ, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा हमने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के लिए इतिहास को आधार बनाया, वह परंपराओं को लिया, ऐतिहासिक, जैसे भक्ति काल को ही वो कहते हैं कि ये अचानक उभरी हुई भक्ति परंपरा नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन का भी इन्होंने विरोध किया कि मतलब कि पिछले सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्रित हो रहा था, उसी मेघखंड का परिणाम था भक्ति काल। तो एक परंपराओं को लेकर वो आधार बनते हैं। इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन इतिहास को दिखाया गया है। हर्ष के राजा हर्षवर्धन जो अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं 7वीं सदी के, तो हर्षवर्धन के अंतिम समय के इतिहास को दिखाया गया है और बाणभट्ट की आत्मकथा को इसमें बताया गया है। सवाल आपसे पूछा गया था कि पात्र नहीं है, सारे पात्र हमने बताया था। पहला है राजकुमारी चंद्र दीधची। चलो मान लिया ये नहीं पता है, मान लेता है। पहला है सुचरिता, ये तो पता है, सुचरिता है। हम देखेंगे कि सुचरिता बी ऑप्शन किस किस में है। तो रे भैया, तीसरा और चौथा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी नहीं है, 100% सुचरिता है। पहला दूसरा में देखते हैं, पहले में ए बी है और बी सी है। तो अब देखो, सी पत्रलेखा नहीं है, बिल्कुल नहीं है पत्रलेखा। अब रितंबरा तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन ही कट गया। तो राजकुमारी चंद्र दीधची, यही होगा ऑप्शन, चंद्रदीप। तो एक सवाल को इस तरह भी आप काट के आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि हमने सारे पात्रों को लिखाया था, राजकुमारी के बारे में ही नोट्स पलट के देखिएगा, चंद्रा द्विजती को भी लिखाया था और सुचरिता भी है। तो इसको जो है आप बना सकते थे आसानी से। सवाल आपसे बनना चाहिए, इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका पहला होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और सवाल को लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और सवाल को लेंगे, क्योंकि एक साथ बड़ा वीडियो सही भी नहीं लगता है, बच्चे देखना भी पसंद नहीं करता है। ये अंतिम सवाल है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से कथन सही है? भारत दुर्दशा बहुत फेमस निबंध में शामिल है। भारत दुर्दशा नाटक भी है, नाटक मुख्य रूप से इसमें जो है भारत दुर्दशा में एक काव्य शैली में लिखा गया है, और काव्य शैली में लिखा गया भारत दुर्दशा भारतेंदु के आते हैं। भारतेंदु के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई है और उन्होंने इनको एक आधार दिया है। तो भारत दुर्दशा के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे, तो कहता है कि इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया के स्तुति से हुआ है। देखो, शुरुआत को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप शुरुआत नहीं पढ़ेंगे, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, ये बिल्कुल सही है, हमने लिखवाया हुआ है। ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, मतलब बी सही होगा। देखिए, बी इसमें है, बी तीन तीन में है, इसमें भी है और इसमें भी है, इससे कम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। यह विचार प्रधान नाटक है, ये जो है विचार प्रधान नाटक है, बिल्कुल सही है। इसमें विचार किया गया है, भारत की दुर्दशा पर जो है विचार किया गया है और बताया गया है कि हम क्यों इतने जो हैं, हमारी स्थिति इतनी क्यों खराब हो गई। जब भी ऐसे सवाल को बनाइए, सवाल को समझने का प्रयास कीजिए कि भारत दुर्दशा में क्या है, पहले आंख बंद करके सोचिए, फिर सवाल बनाइए, बन जाएगा। भारत दुर्दशा में भारत दुर्दशा को बताया गया है
और दुर्दशा, भारत की दुर्दशा क्यों हुई अंग्रेजों के शोषण नीति के कारण, उस पर विचार किया गया है। इसलिए ये विचार प्रधान नाटक है। मतलब सीधा सा है, बी और सी सबसे नजदीक आता है। चूंकि दो ही ऑप्शन को लेना है, इसलिए हमें तीसरे चौथे पर विचार ही नहीं करना है, हमें मार के निकल जाना है। आंसर हमारा बी और सी होगा। ये। तो आज का जो है, हम जो आज का यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग और भी सवालों को लेंगे कि किस तरह के हिंदी साहित्य के सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल को किस तरह बनाया जा सकता है, वो भी आसानी से, सिंपल समझ के द्वारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, हिंदी साहित्य से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार संपूर्ण साहित्य को जरूर समझें, उनके डेप्थ में जाकर पढ़ें, कहना क्या चाहता है। टाइम तो लगेगा, 4 से 5 महीना मिनिमम टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक बार साहित्य को पढ़ लेंगे तो सवाल किसी भी तरह का हो, आपसे आसानी से बन जाएगा। हम भी वही करते हैं कि साहित्य को डेप्थ में पढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं और समझ के तब अपनी बातों को हम रखते हैं। तो जरूर सारे एक बार जरूर पूरी वीडियो को देखें, उन्हें समझें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा नया बैच भी शुरू हो गया है, अगर आप फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।